सह्याद्री वाहिनी, प्रत्येक घरासाठी, घरातल्या प्रत्येकासाठी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं सरिता स्वादी DES विद्यालय की अध्यापिका हूं और हिंदी संयुक्त इसके अंतर्गत आज अनोखा राष्ट्रपति यह पाठ लेकर उपस्थित हुई हूं और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये एक संस्मरण है, तो चलिए PPT के माध्यम से उनका चरित्र देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इनका जन्म 1884 और मृत्यु 1963 में हुई थी। और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 से 1987 ये इनकी मृत्यु हुई थी। तो आज हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने किस प्रकार से क्या क्या लिखा है और इनकी प्रतिभा किस प्रकार से थी। तो इनका परिचय है। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थीं। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती हैं। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जा सकते हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, सांध्य गीत, ये कविता संग्रह है, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियां, निबंध है, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है। तो यहाँ पर कुछ आप उनकी जो पुस्तकें थी उसके मुख पृष्ठ देख सकते हैं। तो है दीप शिखा, नीरजा, यामा जो था जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद मेरा परिवार और अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है। इसके आगे हम शुरू करते हैं अनोखे राष्ट्रपति यह पाठ उनके द्वारा लिखित। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है यह बताना कठिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने ये लिखा है, एक संस्मरण है, यानी राजेंद्र बाबू की यादें जो उनके मन में बसी हैं उसे लेकर उन्होंने उनका वो जो संस्मरण था उस पर आधारित ये पाठ लिखा हुआ है। तो वो कहती हैं कि गद्यात्मक वातावरण में, यानी जब उन्हें पहली बार देखा था तो ऐसे वातावरण में देखा था कि उन्हें उस वातावरण को देखकर कि कुछ लिखने की मन में इच्छा हुई। यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में BA की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। शीतावकाश यानी ठंडियों की छुट्टियां। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े, यानी उन्हें कुछ घंटे बिताने पड़े। उनके भाई साहब उनसे मिलने वहां पर आने वाले थे। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। यानी वो कहती हैं कि वहीं पर स्टेशन पर 3 पैरों वाली एक बेंच वहां रखी थी, जहां पर देहातियों की वेशभूषा में, यानी गांव वाले जिस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही एक सज्जन उसी वेशभूषा में वहां पर बैठे हुए थे। सज्जन जो विराजमान यानी बैठे हुए थे और कुछ लोग उनके इर्द गिर्द खड़े भी थे। तो उनकी ओर अचानक ही उनकी दृष्टि, विहंगम दृष्टि, यानी जिस प्रकार से एक चिड़िया उड़कर वापस आती है वैसे ही महादेवी वर्मा जी की दृष्टि वहां तक पहुंचकर फिर से वापस लौट आई। वास्तव में भाई से जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। यानी उन्होंने उनके बारे में सुना तो था लेकिन देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वही व्यक्ति राजेंद्र बाबू हैं तो उन्हें लगा कि अरे, मैंने अभिवादन तो किया ही नहीं। तो पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी उसमें इतने वर्षों से न कोई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। यानी जो उन्होंने उस समय उन्हें देखा था, यानी जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन, यानी उस समय जो उन्होंने उन्हें देख लिया तो आज भी उसमें कुछ न जुड़ा है न कुछ कम हुआ है। सत्य में से जैसे कुछ घटना या जोड़ना संभव नहीं रहता,
वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। वो कहती हैं कि वो जो घटना थी उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ उसमें से घटाया जा सकता है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के बीच बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होंठ को ही नहीं ढक लेती थीं, नीचे के होंठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थीं। यानी देखो कितना उनका वर्णन है, कैसे काले घने पर छोटे कटे उनके बाल थे, चौड़ा मुख था, चौड़ा माथा था, घनी भ्रुकुटियां यानी आईब्रोज उनकी घनी थी, और उसी के साथ साथ मुख के अनुपात में ही उनकी नाक थी, फिर ठुड्डी थी, ठुड्डी जिसको हम चिन कहते हैं, और श्यामल झाई यानी उनका वर्ण जो था वो सांवला था, गेहुआ रंग था, और मूछें ऐसी थी कि जो होठों पर तो थी, ऊपर वाला होठ तो ढक ही जाता था, कुछ हद तक नीचे के होठ भी उनके ढक से गए थे। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। यानी वो कहती हैं कि उनका रूप इतना सीधा साधा था कि हमेशा लोग उनसे आकर्षित हुआ करते थे। उसके बाद उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देखकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, पिंडली यानी पीछे पैर का पिछला हिस्सा जिसमें मांस होता है। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी कोई विचित्र स्वच्छंदता दिखाई देती थी, यानी स्वच्छंदतावाद वहां पर दिखाई देता था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, ना ही रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र सी थी, यानी वो जैसे हम गांधी टोपी आपने देखी होगी कि किस प्रकार से सर पर होती है, लेकिन वो भी इधर उधर हिली हुई थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक गई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया। यानी वो कह रही है कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी हड़बड़ी में कपड़े पहनकर वो निकल गए हैं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा था, यानी उनके चेहरे में वो अपनत्व था कि जो भी उन्हें देखता ऐसा लगता था कि जैसे वो इंसान उन्हें पहले भी मिला हुआ है, उनसे परिचित है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया, इन्हें सभी को ऐसा लगता था जैसे वे लोग उनसे पहले मिल चुके हैं। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा। यानी उनका जो सादा सीधा रूप था, सभी को ऐसा लगता था जैसे कि वे उससे पहले मिल चुके हैं। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। यानी सभी को ऐसा लगता था कि वे बिल्कुल गांव में रहने वाले एक सामान्य कृषक हैं, कृषि करने वाले कृषक हैं, या सभी को इसी प्रकार से उनका अनुभव होता था। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। यानी उनमें क्या था, प्रतिभा और बुद्धि का अनोखा मिश्रण वहां पर दिखाई देता था। गरिमा यानी महत्व, व्यापकता की सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। यानी सभी को उनके साथ साथ उनके जो निजी सचिव थे जिनका नाम था चक्रधर, वे भी सभी को याद आते हैं।
जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष यानी झरोके यानी उनके जो जूते थे वो फटने लगते थे, यानी बड़े बड़े छेद उसमें हो जाते थे, बनने लगते, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, यानी उनके कपड़े जो है इस प्रकार से छिन्न भिन्न जैसे होने लगते थे, पुराने हो गए थे, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते, यानी वो क्या करते थे, वो अपने लिए वो ले लेते थे, यानी ये नहीं सोचते थे कि वो इतने फट गए हैं वो कैसे पहनेंगे, ऐसा बिना कुछ सोचे समझे वे उसे अपने पास रख लेते थे। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था, यानी वो देखो कितने स्वामी भक्त थे कि उनके पहने हुए कपड़े भी उन्हें पहनने में, और वो इतने फटे हुए थे फिर भी उन्हें पहनने में वे अपनी कृतार्थता समझते थे। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। महादेवी जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी भक्त उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे जब मिला तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। नहीं, वो कहती हैं कि वो कब मिले थे राजेंद्र बाबू उन्हें, तो जब वहाँ जो महिला विद्यापीठ थी उसका शिलान्यास करने ने नींव डालने के लिए वे वहां पर पहुंच चुके थे। तो इससे पहले भी देखिए, राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला। और कब मिला? जब वे उनकी महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का शिलान्यास करने प्रयाग पहुंचे थे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, यानी उनके परिवार में 15 से 16 बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है, यानी उन्होंने कहा कि उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। यानी उन्होंने राजेंद्र बाबू जी ने महादेवी वर्मा जी से निवेदन किया कि अगर वे अपनी विद्यापीठ में उन 15-16 पौत्रियों को स्थान दे दे और उन्हें पढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा, उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। पहले बड़ी फिर छोटी फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। यानी वो जो पोत्रियां जब उनके पास थीं तब ऐसे समय में दादा दादी भी उनसे मिलने आया करती थी। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, यानी उनकी पत्नी कैसी थी? राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी जिसे कहा जाता है, तो वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। यानी उनकी विशेषताएं देखिए उनके चरित्र की। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। यानी देखो इतनी सीधी साधी, साध्वी, सरल, क्षमामयी और ममतालु थी, सबके प्रति उनका व्यवहार वैसे ही था। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था, यानी जब बहुत छोटी थी तभी उनका विवाह राजेंद्र बाबू से हो चुका था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था, यानी उन्हें हमेशा गर्दन झुकाए रहना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थीं। यानी देखो किस प्रकार से उस समय का वातावरण था कि वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी लोगों के सामने भी, और घंटों जब सिर नीचे करके खड़ा होना पड़े तो रीढ़ की हड्डी का क्या हाल हो सकता है आप जानते हो। और इसी प्रकार से उनका भी कि वो युवती होते हुए भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थीं जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था, व्यय यानी खर्च भी बहुत कम था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। गंतव्य ने उनका मूल स्थान हमेशा जेल ही रहा करता था, क्योंकि बहुत से अधिक से लोग स्वतंत्रता संघर्ष में कार्यरत थे और ऐसे समय में बार बार लोगों को जेल जाना पड़ता था। तो अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में
उपस्थित होती थी, यानी सब महादेवी वर्मा जी के विद्यापीठ में आ जाते थे। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गईं और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। यानी कुछ जो थी उनमें से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ दिल्ली चली गईं और कुछ आगे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। यानी महादेवी जी को चिंता हुई कि अब राजेंद्र बाबू तो राष्ट्रपति हो गए हैं, तो उनकी बेटियों का हाल क्या होगा। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। यानी वो कहते थे कि उनकी बेटियां एकदम सीधी सादी जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मैं राष्ट्रपति बनने के बावजूद। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया तब वे दिल्ली आईं और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। यानी देखो वहां पर भी उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन बिताया है। सबको पहले खिलाती थी और उसके बाद स्वयं भोजन करती थी और स्वयं ही पकाती भी थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न करूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने के विशेष निमंत्रण तो दिया ही था, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया था। यानी देखो एक अजब आदेश था कि सिरकी, कुछ हद तक हम कह सकते हैं जूट से बना सूप, आपको मालूम है जिससे अनाज फटकारा जाता है, झाड़ना कह सकते हैं उसे मराठी में भी सूप ही कहते हैं। तो वैसे 12 सूप लाने के लिए, दर्जन भर सूप लाने के लिए उनसे कहा था। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता, इसीलिए ये इन महादेवी वर्मा जी से मंगवाए थे। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। यानी यहाँ पर मुहावरा है, आंखें विस्मय से खुली रह गई। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये इतनी बड़ी कार में ये सूप क्यों और कहाँ ले जा रही हैं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। यानी वहां पर जो थी उन्होंने महादेवी वर्मा जी को क्या कर लिया, अपनी बाहों में ले लिया या गले लगा लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। यानी उस समय वातावरण ऐसा था कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी 1 दिन सप्ताह में उपवास रखती थी और उपवास के दिन ही महादेवी वर्मा उनके घर पहुंची थी। तो अचानक सबका ध्यान यही था कि ये भोजन किस प्रकार का भोजन करेंगी। अभी उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। उन्होंने भी कहा कि मैं भी कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम उपवास के दिन ज्यादा ही कुछ खाते हैं, सोचते हैं कि कुछ अलग ही विशेष पदार्थ की नियुक्ति की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम फल लेते हैं, मेवे लेते हैं, मिष्टान्न लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। उन्होंने देखा कि इतने बड़े राष्ट्रपति भारत के और उपवास रखा हुआ है उन्होंने, और नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं, उन्होंने केवल उबले आलू खाए और पारायण भी किया।
और जैसे ही उन्होंने देखा कि महादेवी वर्मा जी भी वही अन्न ग्रहण कर रही हैं जो वे कर रहे हैं, तो ये देखकर उनके होठों पर भी एक हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। यानी उन्हें क्या बना दिया था? अजात शत्रु, यानी उनका कोई भी शत्रु नहीं था। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? यानी देखो, उन महादेवी वर्मा जी को लगा कि क्या वो सांचा टूट गया है, आज ऐसे व्यक्ति देखने में ही नहीं आते, बहुत विरले होते हैं। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति हमारे थे। तो आगे आप देख सकते हैं शब्दार्थ है भ्रुगुटी यानी भौह, जिसको आईब्रोज कहते हैं, ठुड्डी ठोड़ी जिसे चिन्ह कहते हैं, रोमिल यानी रोएदार, निर्देश यानी सूचना, सिरकी सरकंडे या सरकई कहते हैं उसे, भेंट यानी उपहार, पछोरना अनाज सूप में रख कर फटक कर साफ करना, निरन्न यानी निराहार रहना, अभिवादन यानी प्रणाम, विहंगम यानी पक्षी, स्मृति यानी याद, अहंकार यानी घमंड, अजात शत्रुहीन यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, अंक में भरना यानी गले लगाना, आंखें खुली रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। तो इस प्रकार से ये हैं शब्दार्थ और मुहावरे। आगे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वे शपथ लेते हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो उन्हें शपथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति पद की, प्रथम राष्ट्रपति पद। और उनकी पत्नी के साथ उनका ये चित्र है, पत्नी राजवंशी देवी, उनका नाम था राजवंशी देवी। अब यहाँ पर स्वाध्याय है, तो हम जरा स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप देख सकते हो, संजाल पूर्ण कीजिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो सबसे पहले है राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण। तो उनमें कौन कौन से गुण थे? तो वे सरल थी, साध्वी थी, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु थी। तो ये चार आप देख सकते हैं, चार जो जगह दी हैं उनमें आप ये संजाल पूर्ण कीजिए, वेब डायग्राम जिसको कह सकते हैं। तो पहले इसमें सरल, उसके बाद है साध्वी, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु। उसके बाद है राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। तो कैसा उनका चेहरा था? तो घनी भ्रुकुटियों के बीच बड़ी आंखें, दूसरा है चौड़ा मुख व चौड़ा माथा, तीसरा है कुछ मोटे पर सुडौल होंठ और मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक। तो ये चार बॉक्सेस जो आप दिख रहे हैं उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं राजेंद्र बाबू की पोशाक कैसी थी? तो खादी की मोटी धोती, पैरों में मोजे व जूते, सिर पर गांधी टोपी, और एक आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है मोटे खुरदरे काले बंद गले का कोट। तो फिर से एक बार देखिए, चार हैं, खादी की मोटी धोती, पैरों में मोजे व जूते, सिर पर गांधी टोपी, उसके बाद है मोटे खुरदरे काले बंद गले का कोट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर चार शब्द आप देख सकते हैं और उन चारों शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द देखना है। तो पहला शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान में प्रत्यय कौन सा है? तो वो है मान और मूल शब्द है बुद्धि, बुद्धि प्लस मान। उसके बाद है पारिवारिक। तो प्रत्यय है, उसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द है परिवार। तो दोनों मिलकर बने हैं पारिवारिक। उसके बाद है रोमिल। रोमिल जिसमें प्रत्यय है इल और शब्द है या मूल शब्द जिसे कहेंगे वो है रोम। उसके बाद है ममतालु। ममतालु में प्रत्यय है आलू, आ ल में ऊ की मात्रा छोटी होगी, ध्यान रखना है, और मूल शब्द है ममता। उसके बाद यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। तो अब है आवश्यक। देखो, उपसर्ग युक्त, उपसर्ग यानी जो पहले लगते हैं, और प्रत्यय युक्त यानी जो शब्दों के बाद में लगते हैं। तो आवश्यक ये जो शब्द है उससे पहले हम लिख सकते हैं अनावश्यक। उपसर्ग यानी क्या? पहले लगने वाले। तो आवश्यक के आगे अनावश्यक, अनावश्यक लगा है। उसके बाद प्रत्यय युक्त, प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में, जिसको कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकता ये शब्द प्रत्यय युक्त शब्द है। तो आवश्यक का क्या बना? पहले उपसर्ग बना अनावश्यक,
और प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द बन गया आवश्यकता, उसमें ता शब्द लगा। उसके बाद है कर्म। कर्म तो आप लिख सकते हो सुकर्म, अकर्म, सकर्म, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो वहां पर सुकर्म अगर हम लेंगे तो ज्यादा योग्य होगा। तो सुकर्म और कर्मी, कर्मी म कर्मी बन गया वो शब्द बाद में, ठीक है, जिसमें प्रत्ययुक्त शब्द के लिए। उसके बाद है समय। समय में असमय, आपको मालूम है समय में अ जुड़ गया तो असमय, और प्रत्ययुक्त शब्द अगर आप लोगे तो बन जाता है सामायिक। सामायिक, य में ई की मात्रा छोटी, सामायिक। उसके बाद है उपसर्ग युक्त शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द। अब यहाँ पर कैसा है हृदय। हृदय तो उपसर्ग अगर कहें तो हम बन जाता है सहृदय। याद रखो क्या बना, हृदय में क्या लगा, सहृदय, और प्रत्यय युक्त शब्द बन गया हृदयशील। क्या बन जाता है, हृदयशील, शमी की मात्रा बड़ी, हृदयशील। उसके बाद अगला शब्द है सफल। उपसर्ग युक्त शब्द असफल, क्या लगा, असफल, और अगला बन गया सफलता, ठीक है, ता इसमें जुड़ गया। उसके बाद है चंचल। चंचल इसमें बन जाता है अचंचल, और प्रत्ययुक्त शब्द बन जाता है चंचलता। तो आपने देखा किस प्रकार से ये शब्द तैयार होते हैं। फिर से आप देख सकते हो, आवश्यक, उपसर्ग युक्त, अनावश्यक, प्रत्ययुक्त शब्द आवश्यकता। कर्म, कर्म का उपसर्ग युक्त शब्द अकर्म या सुकर्म, और प्रत्ययुक्त शब्द आप ले सकते हो, वहां पर वो बन जाता है कर्मी, ममी की मात्रा बड़ी और रेफ। उसके बाद समय, समय बन जाता है असमय, और दूसरा बन जाता है सामायिक। उसके बाद हृदय शब्द है तो सहृदय भी हो सकता है। उसके बाद उसमें प्रत्ययुक्त शब्द लोगे तो बन जाएगा हृदयशील, और सफल, सफल का बन जाता है असफल, और प्रत्ययुक्त शब्द बन जाता है सफलता। उसके बाद है चंचल, अचंचल, और अंत में चंचलता। इस प्रकार से ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द किस प्रकार से हमारे तैयार हुए हैं। आगे भी आप देख सकते हो कि पाठ में और भी भाषा बिंदु और न जाने क्या क्या छोटे छोटे विषय दिए गए हैं, उन्हें भी आप पूर्ण कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, देखा किस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी, उनका चरित्र किस प्रकार से था, सीधा साधा, बिल्कुल हर एक व्यक्ति को जिसमें आत्मीयता नजर आती थी। तो ऐसे थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं आशा करती हूँ उनके बारे में बहुत सारी चीजें, किताबें उपलब्ध हैं, तो उन्हें जरूर पढ़िए, और उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उनका जीवन साधा सरल, एक कृषक के समान, या भारतीय कृषक जिसे कहेंगे वैसे ही था। तो आशा करती हूँ सभी को ये पाठ बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर निबंध में ये विषय आता है कि मेरा प्रिय नेता, तो इस पर आप बहुत सुंदर निबंध लिख सकते हो। तो धन्यवाद।